हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो बेटा हम आ गए हैं हमारे नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच के अगले चैप्टर के डिस्कशन पे, जो हम लोगों ने रिसेंटली वन शॉट में कवर भी किया है। और इस चैप्टर का नाम है आयनिक साम्यावस्था, जिसे आप लोग इंग्लिश में आयनिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हो। बेटा मैं फिर से वही बात बोलूंगा जो मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चंस नीट में आते हैं, रेगुलर आते हैं, पर काफी बार सेम तरीके के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो हम लोग सारे अलग अलग वैरायटी के जो नीट में सवाल आए हैं उन सबको ट्राई करते हैं, और बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल, आपको मजा आएगा करने में। एक एक क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन, ठीक है भाई। तो आइए, हमारे चैप्टर का नाम है आयनिक साम्यावस्था। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? आयनिक साम्यावस्था। ठीक है जी। अगर इसको स्टार्ट करना है तो हमारा टारगेट आप आज का बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल सा टारगेट है कि हम क्या करने वाले हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस। क्या करने वाले हैं हम? सारे अच्छे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का डिस्कशन। आइए स्टार्ट करें इसको। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ पहला सवाल है जो इंग्लिश में है, आगे वाले सारे सवाल आपको हिंदी में ही मिलेंगे। ये आया था नीट 2022 में, और मैं इसकी हिंदी आपको समझा देता हूं। सवाल आपको कह रहा है, एक विलेन है जिसके अंदर 50 ml 0.1 मोलर तो आपके पास में क्या है? सोडियम एसीटेट। और 50 ml 0.01 मोलर आपके पास क्या है? एसिटिक एसिड। मतलब इसको ध्यान से देखिए, सवाल आपको कह रहा है कि आपके पास में विलेन है जिसके अंदर दोनों के 50-50 ml है। ये तो है आपका सोडियम एसीटेट, और एक और 50 ml है जिसकी सांद्रता है 0.01 मोलर, और ये है आपका क्या? एसिटिक एसिड। ये जो मिश्रण है आपके पास, ये जो मिश्रण है आपके पास, आपको इसका क्या बताना है? पीएच। आपको इसका क्या बताना है भाई? पीएच। और आपको कुछ दिया हुआ भी है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको CH3COOH का pKa दिया हुआ है। आपको CH3COOH का pKa दिया हुआ है, जिसका मान है 4.57। ये सवाल ने आपको अपनी तरफ से दिया है। अब ध्यान से सोचो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या दिया हुआ है जिससे तुम्हारा सवाल आसानी से सॉल्व हो पाए। तो बेटा जी, आपको सवाल में एक लवण दिया है और एक अम्ल दिया है। एक लवण दिया है और एक अम्ल दिया है। अगर आप इस अम्ल को ढंग से फोकस करके देखें तो ये एक दुर्बल अम्ल है। सर आपको कैसे पता एक दुर्बल अम्ल है? बेटा मैंने एक चीज सिखाई थी, जिस भी अम्ल के लिए Ka Kb या pKa pKb का मान दे दिया जाए, वो कैसा होता है? दुर्बल होता है। तो दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक लवण है जो किससे मिलके बना है? CH3COOH और NaOH से। किससे मिलके बना है? CH3COOH और NaOH से। मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का लवण। ठीक है, एक दुर्बल अम्ल है और एक लवण है। ठीक है जी। अगर दुर्बल अम्ल और लवण का कॉम्बिनेशन है, वो भी उसी दुर्बल अम्ल के प्रबल क्षार के साथ में बनने वाला लवण है, तो बेटा जी आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या चीज है। ये आपके पास है अम्लीय बफर। ये आपके पास में क्या है? अम्लीय बफर। अगर ये अम्लीय बफर बन गया है तो बेटा अम्लीय बफर के लिए पीएच निकालने का सूत्र क्या होता है? बड़ा ही सिंपल, pKa प्लस लॉग लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग लवण की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता। यानी कि अगर आप इस केस में pH निकालने की कोशिश करते हैं तो हम बोलेंगे जो आपके पास में अम्ल है उसका pKa प्लस लॉग लवण की सांद्रता, लवण कौन है? CH3CONa की सांद्रता अपॉन अम्ल की सांद्रता, मतलब CH3COOH की सांद्रता। ठीक है साहब, समझ आई वाली बात? अगर ये समझ में आता है तो ध्यान से देखें, pKa का मान है 4.57। ठीक है, लवण की सांद्रता कितनी है? लवण की सांद्रता कितनी है बेटा? ये नहीं है। अब सोचो, इन दोनों को आपने मिलाया है।
अगर इन दोनों को आपने मिलाया है तो आपको समझ में आए कि बेटा जी अगर आपसे यहाँ कोई CH3CONA के मोल पूछे तो वो क्या होगा, उसकी मोलरता इंटू उसका आयतन, मोलरता इंटू उसका आयतन। मोलरता कितनी है 0.1 और आयतन है 50 ml, तो हम बोलेंगे कि ये हो गया इतने मिलीमोल, ये हो गए इतने मिलीमोल किसके, लवण के। ठीक है, 0.1 इंटू 50 करोगे तो आंसर आ गया 5 मिलीमोल। अच्छा, इसी प्रकार अगर मैं एसिटिक अम्ल की बात करूं तो उसका क्या डेटा दिया हुआ है, मोलरता है 0.01 और आयतन है 50, तो हम बोलेंगे इसके मोल हो गए 0.01 इंटू 50, तो बेटा जी ये वैल्यू हो गई 1/100 इंटू 50, ये वैल्यू होगी 0.5 मिलीमोल। ठीक है, मोल्स आ गए। हमें सांद्रता चाहिए, और सांद्रता कैसे आती है, हम बोलते हैं लवण की सांद्रता कैसे आएगी, लवण की सांद्रता आएगी लवण के मोल अपॉन कुल आयतन मिश्रण के अंदर। ठीक है, और ये कुल आयतन कितना हो जाएगा 50 ml प्लस 50 ml यानी कि 100 ml। और इसी प्रकार अगर एसिटिक अम्ल की सांद्रता देखोगे तो वो क्या आएगी, एसिटिक अम्ल के मोल अपॉन उसकी कुल आयतन 100 ml। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो एसिटिक, एक तो है सोडियम एसिटेट और एक है एसिटिक अम्ल। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, सोडियम एसिटेट के कितने मोल है 5 और आयतन कितना है टोटल 100 ml, तो हम बोलेंगे 5 मिलीमोल बटा 100 ml, आंसर आएगा 1/20 मिलीमोल। या तुम ऐसा करो, इसको 5/100 ही लिखो, अभी 5/100 ही लिखो मोलर। अगर एसिटिक अम्ल की बात करोगे तो वो कितना हो जाएगा, उसके मोल अपॉन कुल आयतन यानी कि 0.5/100, और ये भी क्या हो जाएगा मोलर। अब अगर आपको पीएच निकालना है यहां पे, तो अब आप पीएच निकाल सकते हैं। पीकेए कितना है 4.57, पीकेए कितना है 4.57 प्लस लॉग लवण की सांद्रता कितनी है 5/100 और अम्ल की सांद्रता कितनी है 0.5/100। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, सही है। अगर 100 से 100 कैंसिल तो ये वैल्यू क्या आ गई 4.57 प्लस लॉग 5/0.5 मतलब 50/5 यानी कि 10। लॉग 10 का मान कितना होता है 1। अगर लॉग 10 का मान होता है 1 तो वैल्यू आ गई 4.57 प्लस 1, आंसर आएगा 5.57। पीएच की वैल्यू कितनी आएगी 5.57। ठीक है जी, पीएच का मान कितना आएगा 5.57। अगर 5.57 आएगा तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब ये वो सवाल है जो नीट 2022 में आया था। बताओ भाई, इस सवाल में कोई भी ऐसी बात जो हमें ना समझ आ रही हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमें ना पल्ले पड़ी हो। एक बात का ध्यान रखना है, ये जो सांद्रताएं होती है ना, ये फाइनल सांद्रताएं हैं। जब दोनों को मिला दिया तो जो आयतन है वो फाइनल आयतन दोनों का योग होगा। 100 लिखना पड़ेगा, 50 ml से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 50 ml अम्ल का और 50 ml लवण का जब मिलाया है तो 100 ml के मिश्रण के अंदर तुम्हें बात करनी है टोटल। सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आ गया। ओके जी, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा ये सवाल आया था नीट 2021 में। देखिएगा ध्यान से, इस सवाल में भी क्या है। अगर हम इस सवाल की बात करें तो आपको किसी ताप T पर डाइमेथिल एमिन का pKb एवं एसिटिक अम्ल का pKa 3.27 और 4.77 दिया है। ठीक है, डाइमेथिल अमीन का pKb दिया है और एसिटिक अम्ल का pKa दिया है, और आपको कहा जा रहा है डाइमेथिल अमोनियम एसिटेट विलयन के पीएच का सही विकल्प क्या होगा। तो सोचो, ये जो तुम्हें फाइनली विलयन बनाने के लिए बोला है, ये जो एक लवण है, क्या ये इन दोनों से मिलकर ही बना होगा, डाइमेथिल अमीन और एसिटिक अम्ल से, और दोनों का pKa और pKb का मान दिया है, मतलब दोनों ही दुर्बल है।
यानी कि ये ऐसा लवण है जो किससे बना है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से। ऐसा लवण है जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है। अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है तो हम बोलेंगे अम्ल के लिए pKa का मान कितना हो जाएगा, अम्ल के लिए pKa का मान हो जाएगा 4.77 और pKb का मान जो आपको सवाल ने दिया है वो हो जाएगा 3.27। अब अगर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण हो, तो उसके लिए पीएच कैसे निकलता है, पीएच का सूत्र होता है 7 + हाफ pKa माइनस pKb। 7 + हाफ pKa माइनस pKb। तो यहां से आप देखेंगे पीएच का मान क्या निकल करके आएगा, पीएच का मान क्या निकल करके आएगा 7 + हाफ pKa माइनस pKb, मतलब 4.77 माइनस 3.27। देख लो ध्यान से, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला लवण होता है उसके जल अपघटन के दौरान जो पीएच आता है वो सांद्रता पर निर्भर लवण की नहीं करता, तो ये बचा है। अब देख लो 4.77 में से अगर 3.27 घटा दिया तो 7 में से 7 गए 0, 7 में से 2 गए 5 और 4 में से 3 आ गया 1, तो ये बचा 1.5। ये क्या बचा 1.5। तो हम बोलेंगे ये जो pH है उसका मान क्या हो जाएगा 7 + हाफ ऑफ 1.5, 7 + हाफ ऑफ 1.5, यानी कि इसे हम क्या बोले, इसे हम बोले 7 + 0.75, 7 + 0.75। ठीक है क्या, अगर 0.75 तो ये वैल्यू लगभग कितनी आ गई, 7.75 के आसपास आ गई। अगर ये वैल्यू लगभग 7.75 के आसपास आ गई तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो देखो 2022 में बफर पे पूछा, 2021 में लवण पे पूछा। सही है जी, समझ आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपसे पूछा गया नीट 2020 में। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया, नीट 2020 में। आइए बात करें इसकी। आपको कह रहा है निकल हाइड्रोक्साइड की 0.1 मोलर NaOH की उपस्थिति में विलेयता का मान क्या होगा। तो बेटा सोचो, ये आपके पास में है सम आयनन प्रभाव में विलेयता का टॉपिक। आपको कह रहा है एक आपके पास है निकल हाइड्रोक्साइड, तो NiOH होल्ट वाइज जो होता है ये आपका कैसे टूटता है, निकल +2 में टूटता है और 2OH- में टूटता है। ठीक है, और आपको कह रहा है NaOH की उपस्थिति में, तो हम बोलेंगे NaOH तो आपका प्रबल है ना, बेस प्रबल क्षार है, तो ये कैसे टूटेगा, Na+ और OH-। ठीक है, क्लियर है। अगर ये हमारे पास में क्लियर है तो हम क्या बोले, तो हम बोलेंगे कि निकल हाइड्रोक्साइड से निकल आयन और OH- बन रहा है। तो बेटा जी हम बोलेंगे कि निकल हाइड्रोक्साइड से निकल और OH- बन रहा है, तो ये S है, इसकी विलेयता, तो इसकी विलेयता 2S हो गई। परंतु अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम आयन और OH- की बात करेंगे तो 0.1 मोलर है ना, तो ये भी 0.1 और ये भी 0.1। अब अगर तुम देखो कि जब भी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य लवण के सामने एक प्रबल वैद्युत अपघट्य क्षार रखा जाएगा तो सम आयनन प्रभाव लगेगा, तो यहां आएगा 0.1 और यहां आएगा 2S। सही है, यहां आएगा 0.1 और यहां आएगा 2S। तो बेटा जी OH- की कुल सांद्रता आ गई 2S + 0.1। ठीक है, निकल +2 था S। अब एक और बात सोचो, तुम्हें यह भी पता है कि सम आयनन प्रभाव से जब आपके पास में एक दुर्बल और एक प्रबल की वजह से टोटल वैल्यू आती है तो जो दुर्बल वाली वैल्यू होती है वो नेग्लेक्ट हो जाती है। तो यहां से आप बोलोगे OH- की सांद्रता हो गई 0.1 मोलर या विलेयता हो गई 0.1 मोलर। अब बची केवल क्या, निकल +2 की निकालनी है। तो मुझे एक बात बताइए, आपको KSP का मान पता है। KSP जो होता है निकल हाइड्रोक्साइड का, वो किसके बराबर है, ये बराबर होगा निकल आयन की सांद्रता इंटू OH- की सांद्रता का स्क्वायर। निकल +2 की सांद्रता इंटू OH- की सांद्रता का स्क्वायर। निकल +2 की सांद्रता हो गई S और OH- की सांद्रता हो गई 0.1 का स्क्वायर। और KSP कितना है, 2 × 10⁻⁻15।
देखो भाई कितना आसान सवाल है। अगर ये सवाल आया है तो बेटा जी इसको कैसे सॉल्व करोगे? हम बोलेंगे 2 इंटू 10 की घात माइनस 15 ये बराबर होगा s इंटू 0.01 के। ये बराबर होगा s इंटू 0.01 के। अगर s इंटू 0.01 के बराबर होगा तो यहां से तुम्हारा s का मान क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की घात माइनस 15 डिवाइडेड बाई 0.01, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 100, तो वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 की घात माइनस 13 मोलर। विलेयता का मान क्या आएगा? 2 इंटू 10 की घात माइनस 13 मोलर। अगर 2 इंटू 10 की घात माइनस 13 मोलर आता है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बताओ भाई करा क्या? यहां पे आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना था कि विलेयता जब भी आपका सम आयन प्रभाव लगता है तो पहले तो विलेयता जुड़ेगी, क्योंकि बीकर में दोनों चीजें हैं तो नेट OH माइनस यही होगा। पर जब भी सम आयन प्रभाव लगता है तो प्रबल वाली विलेयता डोमिनेट करती है, दुर्बल वाली को आप नगण्य मान लेते हो। सही है जी? तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0.1। बस उससे हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ आई बात? बढ़िया से, बहुत से, बहुत से। अगर ये हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो हमको करने हैं अभी। तो देखिएगा अगला सवाल, बहुत इजी क्वेश्चन। यदि 90 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का मान 10 की घात माइनस 6 मोलर हो तो उसी ताप पर Kw का मान क्या होगा? तो बेटा ताप चाहे कुछ भी हो, 25 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कुछ भी हो, आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि Kw तो हमेशा ही यही होगा, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता, या तुम H प्लस इंटू OH माइनस लिख लो, बात तो बराबर ही है। अगर Kw ये होगा बेटा तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे Kw का मान निकालना है और तुम्हें यह भी पता है कि जल एक उदासीन अणु होता है या उदासीन वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य है ही नहीं, एक उदासीन चीज है। अगर उदासीन है तो हम बोलते हैं जल के लिए हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है? बराबर। जल के लिए हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता क्या होती है? बराबर। या H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता क्या होती है? बराबर। अगर ये बराबर होती है तो जल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे दोनों का मान 10 की घात माइनस 7 मोलर होता है। 90 डिग्री सेल्सियस पे सवाल ने आपको बोला है 10 की घात माइनस 6। तो जैसे भी ताप बढ़े आपको यह बात समझनी है कि सांद्रताएं दोनों की हमेशा बराबर होगी और Kw का फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा। अगर हर किसी की सांद्रता 10 की घात माइनस 6 मोलर है तो Kw का मान क्या हो जाएगा? 10 की घात माइनस 6 इंटू 10 की घात माइनस 6, तो वैल्यू आ जाएगी 10 की घात माइनस 12 मोलरता स्क्वायर। 10 की घात माइनस 12 मोलरता स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। दैट्स इट, सिंपल है, क्लियर है? ठीक है जी, समझ आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आओ। यदि किसी विलयन का pH 6 हो, यदि किसी विलयन का pH 6 हो तो उस विलयन में H प्लस और OH माइनस में क्या रिलेशन होता है? यदि किसी विलयन का pH 6 हो तो उस विलयन में H प्लस और OH माइनस की सांद्रता में क्या रिलेशन होता है, आपको यह बताना है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, गौर से। देखो, तुम्हें एक बात हमेशा पता होनी चाहिए, अगर तुम्हें ताप नहीं दिया तो आप उसको 25 डिग्री मान लेंगे। और तुम्हें एक बात पता है कि 25 डिग्री पर Kw जो होता है उसका मान होता है 10 की घात माइनस 14। ये बात पता है ना? ठीक। आपको बोल रहा है विलयन का pH 6 है। अगर आपको विलयन का pH 6 दिया हुआ है तो आप मुझे ध्यान से सोच के बताइए, अगर pH 6 है तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस लॉग H प्लस का मान 6 है। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि log H प्लस का जो मान है वो है -6। यानी कि हम लिख सकते हैं कि H प्लस की सांद्रता है 10 की घात -6 मोलर। H प्लस की सांद्रता है 10 की घात -6 मोलर। अगर H प्लस की सांद्रता 10 की घात -6 मोलर है तो OH माइनस की सांद्रता क्या हो जाएगी? 10 की घात -14 अपॉन 10 की घात -6, यानी कि 10 की घात -8 मोलर हो जाएगी क्या? H प्लस की सांद्रता आ गई 10 की घात -6 मोलर और OH माइनस की सांद्रता होगी 10 की घात -8 मोलर। तो बेटा जी हम बोलेंगे OH माइनस की सांद्रता क्या हो जाएगी? OH माइनस की सांद्रता हो जाएगी
10 की घात -6 इंटू 10 की घात -2। ये लिख सकते हैं 10 की घात -8 को। अगर ये लिख सकते हैं तो बेटा ये तो H प्लस की सांद्रता ही है क्या? तुम्हें H प्लस और OH माइनस में रिलेशन ही तो बताना है। ये तो H प्लस की सांद्रता ही है। अगर ये H प्लस की सांद्रता है तो ध्यान से देखिए, OH माइनस क्या हो गया? H प्लस की सांद्रता इंटू 10 की घात -2। अगर OH माइनस की वैल्यू H प्लस की सांद्रता इंटू 10 की घात -2 हो गई तो यहां से हम या तो ये लिख सकते हैं कि OH माइनस की सांद्रता हो गई H प्लस की सांद्रता अपॉन 100, या तो ऐसे लिख दो, या तो ऐसे लिख दो, या इस चीज को ऐसे लिख दो कि H प्लस की सांद्रता हो गई 100 टाइम्स OH माइनस की सांद्रता। H प्लस की सांद्रता हो गई 100 टाइम्स OH माइनस की सांद्रता। दोनों में से जो लिखना है वो लिख लो, या तो 100 टाइम OH माइनस लिख लो या OH माइनस को H प्लस बाय 100 लिख लो। दोनों में से जो ऑप्शन है वो देख लो। H प्लस इक्वल टू 100 टाइम OH माइनस। यस, ए ऑप्शन मैच कर गया यार, ए ऑप्शन मैच कर गया, यही तो चाहिए था, आ गया आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कोई बहुत हाईफाई सवाल नहीं आ रहा, बेसिक बातों पे सवाल पूछा जाता है, बेसिक चीजों पे। तुम खुद देखो, बहुत ही बेसिक चीजों पे सवाल आया है। ठीक है, ये पता होता है, ये आता है करना, तो फिर तो हो गई बात। अच्छा जी, अगर ये समझ में आया तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है ये, देखना ध्यान से। सवाल कह रहा है एकल क्षारीय अम्ल हैं A, B, C और D, और इन अम्लों के लिए यदि विघटन स्थिरांक का मान है ये, फिर ये और ऐसे ही वो दोनों वैल्यूज, तो उनके 0.1 मोलर जलीय विलयन के पीएच का मान क्या होगा? 0.1 मोलर पीएच का मान क्या होगा विलयन के? तो बेटा जी, आपके पास में लवण है या अम्ल है, सॉरी अम्ल है A, B, C और D, और हर किसी की सांद्रता कितनी है? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। हर किसी की सांद्रता है 0.1 मोलर। हर किसी के लिए Ka का मान कितना है? हर किसी के लिए Ka का मान कितना है? 6 इंटू 10 की घात -4। ठीक है, B वाला क्या हो गया? 5 इंटू 10 की घात -5। अच्छा, थर्ड वाले का क्या हो गया? 3.6 इंटू 10 की घात -6, और लास्ट वाले का क्या हो गया? 7 इंटू 10 की घात -10। ये Ka का मान, ये C का मान, ये अम्लों के नाम। अब आपको बताना है उनके पीएच का क्रम, पीएच का। तो बेटा जी, आपको ये पता होगा कि कोई भी जो दुर्बल अम्ल होता है, कोई भी जो दुर्बल अम्ल होता है, और अगर वो एकल क्षारीय है तो उसके लिए हम बोलते हैं H प्लस की सांद्रता का मान होता है √Ka इंटू C। या अगर क्षार होता है दुर्बल एकल अम्लीय तो उसके लिए OH माइनस की सांद्रता का मान होता है √Kb इंटू C। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, C तो सभी में फिक्स है, तो आप बोल दोगे H प्लस की सांद्रता का मान Ka के रूट के मानो या Ka के समानुपाती है। जैसे जैसे Ka बढ़ेगा रूट भी बढ़ेगा तो H प्लस भी बढ़ेगा। अब अगर H प्लस की सांद्रता का मान Ka के समानुपाती है, अब आपको एक बात पता है कि pH जो होता है वो -log H+ है। मतलब जितनी ज्यादा H+ की सांद्रता होगी pH उतना कम होगा क्योंकि आगे माइनस लगा है। जितनी ज्यादा H+ की सांद्रता होगी pH उतना कम होगा क्योंकि आगे माइनस लगा है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि यही चीज pH के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यही चीज pH के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हम ये बोलें कि जितना ज्यादा Ka होगा pH का मान उतना ज्यादा कम होगा। जितना ज्यादा Ka होगा pH का मान उतना ज्यादा कम होगा। ठीक है जी। तो अगर हमें pH का क्रम निकालना था और अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। सबसे कम pH का, सबसे कम Ka जहां होगा वहां pH सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम Ka कहां होगा? जहां माइनस के आगे 10 की घात में जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। देखो 10 की घात -10 ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये सबसे ज्यादा pH होगा क्योंकि Ka सबसे कम है। इसके बाद कौन होगा? -6 वाला, इसके बाद होगा -5 वाला और उसके बाद होगा -4 वाला। तो सबसे ज्यादा pH होगा D का, फिर C का, फिर B का और फिर A का। तो आंसर क्या हो जाएगा? DCBA। ये आ गया pH का आंसर। देखो DCBA। नहीं समझ आया तो प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में। ये हमारे पास हमने लॉजिक लगाया है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं बचा। अगर ये समझ में आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान था, बस ये समझना था।
अगर H प्लस की सांद्रता बतानी है तो Ka के समानुपाती, pH बताना है तो ऑब्वियसली व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि जितना ज्यादा H प्लस उतना कम pH, जितना ज्यादा OH माइनस उतना कम POH। ठीक बात है, बढ़िया है, बहुत सही है भाई। अगला सवाल देखो, ये तो बहुत इजी है। आपको बताना है संयुग्मित अम्ल क्या होगा। तो बेटा जब अम्ल में से H प्लस निकाल देते हैं तो संयुग्मित क्षार बनता है, और जब क्षार में H प्लस जोड़ देते हैं तो संयुग्मित अम्ल बनता है। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर ये समझ में आ गया तो ये सवाल 1 सेकंड का भी नहीं है। अगर किसी अम्ल में से H प्लस निकाल दिया तो जो बचेगा वो होगा संयुग्मित क्षार, और अगर किसी क्षार में H प्लस जोड़ दिया तो जो बनेगा वो होगा संयुग्मित अम्ल। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आती है, अगर ये चीज समझ में आती है तो हम बोलेंगे आपको कहा जा रहा है NH2 माइनस के लिए संयुग्मित अम्ल कौन सा होगा। अगर NH2 माइनस के लिए संयुग्मित अम्ल देखना है तो वो खुद क्या होगा, क्षार होगा। खुद क्या होगा, क्षार होगा। अगर खुद हमारे पास में क्षार है और अगर हम उसमें संयुग्मित अम्ल देखना चाहते हैं H प्लस जोड़ के, तो बेटा जी फाइनली क्या बनेगा, NH3 तो बनेगा, NH2 माइनस में H प्लस जोड़ के। और अगर NH3 बन गया तो ये हो गया संयुग्मित अम्ल, और अगर ये संयुग्मित अम्ल हो गया तो D आंसर हो जाएगा। संयुग्मित अम्ल हो गया तो D क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, NH3 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आई बात, यही चीज है हमारे पास। क्लियर है, तो NH2 माइनस H प्लस जोड़ के क्या बनाता है, NH3 बनाता है। समझ आई क्या बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, सब सही है, बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसमें बच्चा गलती बहुत करता है जल्दीबाजी में। सवाल को समझना जरूरी है, सवाल को देख के करना है हमें। क्या है क्वेश्चन, किसी बफर विलयन में यदि X माइनस की सांद्रता HX के बराबर है, तो सोचो ये तुम्हें ये कह रहा है कि HX नाम का एक अम्ल था। सपोज कीजिए आपने NaOH नाम का एक क्षार लिया, तो अगर इन दोनों को मिला दोगे तो तुम्हारे पास NaX नाम का एक लवण बन जाएगा। अब इसकी जो सांद्रता होगी वो Na प्लस की सांद्रता या X माइनस की सांद्रता के बराबर होगी। तो तुम्हें इस लवण की सांद्रता जो है वो बराबर दी हुई है इस अम्ल की सांद्रता के। मतलब हमें बेसिकली ये बोला है कि एक बफर विलयन है जिसमें लवण की सांद्रता अम्ल की सांद्रता के बराबर है। पहली बात तो ये, और आपको इस X माइनस के लिए Kb दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा HX अगर एक अम्ल है तो X माइनस उसका संयुग्मित क्षार कहला सकता है। HX में से अगर H प्लस निकाल दिया X माइनस बनेगा, बचेगा। तो अगर ये एक अम्ल है तो ये उसका संयुग्मित क्षार होगा। सही बात है, ये अम्ल है तो ये उसका संयुग्मित क्षार होगा। अगर ये अम्ल का संयुग्मित क्षार होगा तो बेटा जी आपको जब भी ऐसे संयुग्मन वाले जोड़े दिए हुए होते हैं तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं उनके लिए कि उनके लिए Ka इंटू Kb का मान Kw के बराबर होता है। पर ये केवल जब वैलिड है जब आपके पास संयुग्मित अम्ल क्षार का जोड़ा हो। अब आपको X माइनस का Kb दिया है पर आपका बफर तो बेटा अम्ल और लवण की वजह से बना है ना, तो बफर तो अम्लीय बफर है, अम्ल है और उसका लवण है तो अम्लीय बफर है। अम्लीय बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, अम्लीय बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है। अगर अम्लीय बफर है तो उसके लिए पीएच का सूत्र होता है pKa प्लस लॉग लवण अपॉन अम्ल। pKa प्लस लॉग लवण अपॉन अम्ल। अब हमें तो pKa चाहिए वो भी अम्ल का, पर हमें तो संयुग्मित क्षार का Kb पता है, तो यहां से हम Ka निकाल देते हैं HX का, किसके बराबर हो जाएगा Kw अपॉन X माइनस का Kb। ठीक है, Kw अपॉन X माइनस का Kb। तो यहां से Ka कितना आ जाएगा 10 की घात माइनस 14 अपॉन Kb का मान 10 की घात माइनस 8। तो इसे सॉल्व करोगे तो Ka का मान आ गया 10 की घात माइनस 6। Ka का मान आ गया 10 की घात माइनस 6। अगर Ka का मान आ गया 10 की घात माइनस 6 तो देखो जी
Ka अगर 10 की घात -6 है तो Pka क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka, यानी कि माइनस लॉग 10 की घात -6, -6 आगे आएगा और log 10 हो जाएगा 1, तो ये आंसर आएगा 6। Pka क्या आएगा, 6। तो pH का मान हो जाएगा 6 प्लस लॉग लवण अपॉन अम्ल की सांद्रता तो सेम है, तो ये तो कट जाएगा, log 1 और log 1 हो जाएगा 0। अगर log 1 हो गया 0 तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 6। आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 6। तो हमारे पास में pH जो है वो Pka के बराबर हो जाएगा और वो हो जाएगा 6। देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या आ रही है तो बताओ। ठीक है जी, pH का मान आ गया 6। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आइए अगला सवाल करते हैं। फिर से वैसा ही सवाल है जो निकल हाइड्रोक्साइड वाला था, ये फिर से एक बार नीट में पूछा गया, निकल हाइड्रोक्साइड जैसा क्वेश्चन। आपको कह रहा है 0.1 मोलर NaCl विलयन में AgCl की विलेयता क्या होगी, और KSP AgCl का दिया हुआ है। तो बेटा सोचो, वही वाली बात हो गई ना, AgCl एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तरह काम करेगा क्योंकि उसके लिए साम्य स्थिरांक है। ठीक है जी, और आपके पास NaCl ऑब्वियसली एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये बनेगा Na+ और Cl- में, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर ये उत्क्रमणीय है, ये S है तो ये भी S है, पर NaCl है 0.1 मोलर, तो ये भी 0.1 और ये भी 0.1। तो यहां से तुम देखोगे Cl- की फाइनल विलेयता बोलो या सांद्रता बोलो, कितनी आई, S + 0.1 मोलर। अगर फाइनल विलेयता या सांद्रता 0.1 S + 0.1 आई, और आपको पता है सम आयनन प्रभाव ये कहता है कि जब भी एक दुर्बल और एक प्रबल को साथ रखा जाए तो प्रबल वाले की सांद्रता को नगण्य मानते हुए हम सिर्फ दुर्बल वाले की सांद्रता को नगण्य मानते हुए सिर्फ प्रबल को डोमिनेट कराते हैं। तो Cl- केवल 0.1 होगा। अगर Cl- केवल 0.1 होगा तो आप बोलोगे कि AgCl का जो KSP है ये बराबर हो जाएगा Ag+ की सांद्रता इंटू Cl- की सांद्रता के। KSP का AgCl है 1.6 इंटू 10 की घात -10, 1.6 इंटू 10 की घात -10, ये किसके बराबर हो जाएगा, Ag+ इंटू Cl- क्या हो जाएगा आपका 0.1, 0.1। तो यहां से आप देखिए Ag+ की सांद्रता या विलेयता क्या हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 की घात -10 अपॉन 0.1, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10, वैल्यू क्या आएगी 1.6 इंटू 10 की घात -9 मोलर, 1.6 इंटू 10 की घात -9 मोलर। यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, 1.6 इंटू 10 की घात -9 मोलर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करना एक बार। आपको KSP दिया है 1.6 इंटू 10 की घात -10, ये बराबर है Ag+ इंटू Cl- के। Cl- है 0.1 जो आपने यहां पे रख दिया, तो S इंटू 0.1 हो गया। Ag+ की सांद्रता लिखो, विलेयता लिखो, S हो गई, ये 0.1 से डिवाइड हो गया, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 10 आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की घात -9। अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको होना चाहिए, ये वैल्यू हो जाएगी 10 की घात -9 और आंसर आ जाएगा B। ठीक है, समझ आई क्या बात, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या आ रही है तो बताओ, कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज बताओ। क्लियर है, ठीक है जी, बी आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में आया तो आइए सेकंड लास्ट सवाल आज का, विलेयता पे ही बेस्ड है, पहले आया हुआ है बहुत पहले। आपको ना 3 लवणों के लिए KSP का मान दिया हुआ है और तीनों एक जैसे 1:1 टाइप के लवण हैं, एक कॉपर एक सल्फर, एक की CD एक सल्फर और एक मरकरी एक सल्फर। तो बेटा हर किसी के लिए अगर KSP का मान निकालोगे तो आप बोलोगे CuS जो है ये आपका टूटेगा Cu+2 और S- 2 में, तो अगर ये S तो KSP का मान आ गया S²। अच्छा, अगर आपने CdS की बात करी तो ये आपका जाएगा कैडमियम+2 और सल्फाइड आयन में, तो ये भी S और ये भी S, तो यहाँ पे भी KSP का मान हो जाएगा S²। और इसी प्रकार अगर आपने HgS की बात करी तो ये हो जाएगा Hg+2 और सल्फाइड आयन, तो ये भी हो जाएगा S और ये भी हो जाएगा S, तो ये वैल्यू भी हो जाएगी S²। ठीक है, अगर तीनों के लिए S² होगा, इसे S1 मान लेते हैं, इसे S2 मान लेते हैं, इसे S3 मान लेते हैं, क्योंकि तीनों लवण अलग अलग हैं। अगर तीनों अलग अलग हैं, S1², S2², S3², तीनों बिल्कुल सेम टाइप के हैं और हर किसी में आप देख रहे होगे जो KSP का मान है यहाँ पे वो सभी में S के समानुपाती है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी।
अगर तीनों में S के समानुपाती है तो हम बोलेंगे कि जिसका KSP ज्यादा उसकी विलेयता भी ज्यादा, और वही तो पूछा है, जिसका KSP ज्यादा उसकी विलेयता भी ज्यादा। अगर KSP ज्यादा और विलेयता भी ज्यादा तो हम बोलेंगे KSP का क्रम हो जाएगा सबसे पहले CUS, उसके बाद में CDS और उसके बाद में HGS। सबसे पहले CUS, फिर CDS और फिर आपका कौन आएगा, HGS। तो अगर CUS फिर CDS और फिर HGS तो आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, D। आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, D। सही है साहब, ये भी हो गया भाई। अगर ये क्वेश्चन भी हो गया तो आखिरी पॉइंट जो मैंने चैप्टर में भी जो वन शॉट बताया था उम्मीद वाला, तब भी आपको ये आखिरी पॉइंट की तरह ही बोला था कि हमेशा समायनन प्रभाव की वजह से विलेयता घटती है, समायन प्रभाव की वजह से विलेयता घटती है। तो देखो निम्न में से किस में AgCl की विलेयता न्यूनतम होगी। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर कहीं पे Cl माइनस ही मिल गया या Ag प्लस ही मिल गया, कहीं कॉमन आयन मिल गया तो वहां सबसे कम होगी, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो भाई NaNO3, अच्छा कॉमन आयन तो नहीं है। आप सबसे पहले सवाल को करने के लिए कॉमन आयन देखा करो। वाटर यहां भी नहीं है, NaBr यहां भी नहीं है, NaCl इसमें भी Cl माइनस है, यहां भी Cl माइनस है। और जब सम आयन प्रभाव होता है, कॉमन आयन होता है, तो विलेयता हमेशा घट जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। हम यहां लिख भी देते हैं, सम आयन की वजह से विलेयता घटती है, सम आयन की वजह से विलेयता घटती है और न्यूनतम होती है। तो C में न्यूनतम हो जाएगी। और इसी के साथ हमने हमारे सारे सवालों को कवर कर दिया और हमने खत्म किया है आयनिक साम्यावस्था के सवालों का डिस्कशन। सारे सवाल कवर नहीं हुए हैं, बहुत सारे सवाल और हैं, पर बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। जैसे आपने यहीं देखे निकल हाइड्रोक्साइड और AgCl वाला कॉमन सवाल आ गया, एक जैसा था। तो ऐसे सेम टाइप के बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं, बट मैंने कोशिश करी हर अलग टाइप का सवाल जो पूछा गया है वो आपके सामने लाऊं और वो आपसे डिस्कस किया। अब आप लोग इनको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से फिनिश करिए। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।